जय हिंद बच्चों. In today's lecture, we will learn how to solve a system of linear non-homogeneous equations using matrix method. Okay? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि linear non-homogeneous equations होते क्या हैं. मान लीजिए हमारे पास n unknown variables हैं x1, x2 up to xn. Okay? और हमें इन unknown variables में m equations पता है. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये mth इक्वेशन, सारे इक्वेशंस हमें पता है जहां पर सारे एज और सारे बीज जो भी लिखे हुए हैं ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज है. ये m इक्वेशंस हमें पता है n अननोन वेरिएबल्स x1, x2, xn में. तो इसे मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं जहां पर कैपिटल A में ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं x1, x2 अप टू xn के इक्वेशन 1 में उसको हम लोगों ने पहले वाले रो में लिखा हुआ है. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ये अगर याद ना हो रहा हो तो सफिक्स देख सकते हैं. सबस्क्रिप्ट, पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो रो के नंबर को दिखाता है और सेकंड जो है वो कॉलम के. तो A1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम. ऐसे ही सेकंड वाले इक्वेशन में जो भी सबस्क्रिप्ट होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे x1, x2, xn के, उनको हम इस तरह से लिखेंगे. तो A21, A22, A2n. और लास्ट वाले इक्वेशन में हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया कोफिशिएंट्स को. तो AM1 यानी mth रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, mth रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, mth रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट. सारे अननोन वेरिएबल्स x इक्वल x1, x2, xn कॉलम मैट्रिक्स. एंड ये सारे कांस्टेंट जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ है, जो हर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारे फ्री फ्रॉम x, उनको हम लोगों ने कैपिटल B नोटेशन से कुछ इस तरह से लिखा. तो ये हमारा जो इक्वेशंस है वो मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ इस तरह से हो गए. ओके, अब अगर इस तरह के इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, तो जरूरी नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स में नहीं भी लिखते हैं, अगर हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए हुए हो तो जरूरी नहीं है कि x1, x2 इन अननोन वेरिएबल्स की कोई सेट ऑफ वैल्यूज हो जो सारे दिए हुए इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे. जैसा कि होमोजीनियस केस था, मान लीजिए होमोजीनियस केस में हमारे पास तीन इक्वेशन है, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल 0. ये मान लिया पहला इक्वेशन है. 2x1 माइनस 3x3 इक्वल 0. एंड थर्ड इक्वेशन है x1 प्लस 9x2 माइनस 8x3 इक्वल 0. ठीक, तो जब होमोजीनियस केस होता है तो उस समय कंफर्म एक सॉल्यूशन तो हमारे पास होता ही है, यानी एक सेट ऑफ वैल्यूज होती है, जीरो वैल्यू, यानी x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 एंड x3 की वैल्यू 0, जो कंफर्म है इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगी. यानी होमोजेनियस केस में एक जीरो सॉल्यूशन तो कंफर्म एक सॉल्यूशन होता ही है. उसके अलावा भी हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज x1, x2, x3 की मिल सकती हैं जो तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें. किसी तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना जो ये दिए हुए सारे इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे. तो होमोजेनियस केस में तो हमेशा हमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन नॉन होमोजेनियस केस में ऐसा जरूरी नहीं है. मान लिया हमारे पास कोई आर्बिट्ररी, मैं तीन इक्वेशंस ले लेती हूँ. 2x2 प्लस 3x3 इक्वल 8, x2 प्लस 3x3 इक्वल 9 एंड x1 प्लस 9x2 प्लस 8x3 इक्वल 6. ये मैंने ऐसे ही आर्बिट्ररी चूज कर लिया है. तो जरूरी नहीं है कि हमें x1, x2, x3 की तीनों वैल्यूज है, तीनों की ऐसी वैल्यूज मिल जाए जो एक साथ इन तीनों को सेटिस्फाई करे. हो सकता है कि बाई चांस मैंने ऐसा इक्वेशन लिया हो कि यहाँ पर सॉल्व करने पे मिल जाए, लेकिन कई इक्वेशंस ऐसे हो सकते हैं कि हमें x1, x2, x3 तीनों की ऐसी कोई भी वैल्यू ना मिले जो तीनों सारे दिए हुए इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे. तो यानी नॉन होमोजीनियस केस में हमें सबसे पहले तो चेक करना पड़ता है कि दिया हुआ इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. अभी मैं नॉन होमोजीनियस समझा रही थी, तो उसके लिए ये जब मैट्रिक्स नोटेशन में हम लिख देते हैं, और ये अगर मैट्रिक्स बी जो है ये अगर हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी एक भी एलिमेंट इन V1, B2, Bm में से एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है, तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ये मैट्रिक्स बी जीरो मैट्रिक्स है तो इसे कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ओके, तो होमोजीनियस केस में हमारा ये मैट्रिक्स बी जो है वो जीरो होता है, और नॉन होमोजीनियस केस में ये मैट्रिक्स बी नॉन जीरो, यानी इन सारे कांस्टेंट्स में से कोई भी एक वैल्यू भी कम से कम नॉन जीरो होगी. तो ये हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम हो जाएगा. अब जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जरूरी नहीं है कि हमारे जो दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. यानी जरूरी नहीं है कि x1, x2, x3 अप टू xn ये जो वेरिएबल्स है हमारी, उन सब की ऐसी कोई सेट ऑफ वैल्यूज मिले जो दिए हुए सारे m इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे. तो पहले तो हमें ये चेक करना होगा
कि हमारे जो दिए हुए लीनियर इक्वेशंस हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। जो दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, जिनको हम लोगों ने मैट्रिक्स इक्वेशन में ax इक्वल b लिखा था, हम कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यानी अगर हमें x1, x2 अप टू xn इनकी एक या एक से ज्यादा सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाती हैं जो दिए हुए सारे इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें, तो हम कहते हैं दिए हुए जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर ऐसा हमें कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज x1, x2, xn की नहीं मिलती जो दिए हुए इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें, यानी जब सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है दिए हुए होमोजीनियस इक्वेशंस का, तो हम कहते हैं कि जब दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो एक चेक करने का तरीका कि कब जो दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि वो पता करके ही हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है। तो दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, उसको चेक करने का एक कंडीशन है। सबसे पहले तो जो भी हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशंस है उनको हम पहले मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेंगे। उसके बाद हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नोटेशन कुछ इस तरह से होगा। ये बनाएंगे कैसे? पहले तो हम जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे और जो कॉलम मैट्रिक्स बी था फिर उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा ये मैट्रिक्स ए बी, इसे कहते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को लिखते हैं और फिर कॉलम बी, और फिर इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स बनता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब चेक करने के लिए कि हमारे दिए हुए सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या रैंक ए इक्वल रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी है या नहीं। जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका रैंक निकालते हैं हम, और जो ये नया मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, इसका रैंक निकालते हैं। अगर दोनों के रैंक सेम है तो दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट होंगे और उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए बी, अगर रैंक ए और रैंक ए बी नॉट इक्वल है तो दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो अब देखते हैं वर्किंग रूल कि अगर हमारे पास ऐसे इक्वेशंस दिए हुए हैं जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो भी इक्वेशंस है उनको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं ax इक्वल बी, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप में इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को हम चेंज करते हैं इशेलॉन फॉर्म में। तो हमें केवल ई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इसमें, ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज नहीं करना है। इशेलॉन फॉर्म में चेंज होते ही फोर्थ स्टेप में हमें इसी इशेलॉन फॉर्म से रैंक ए भी पता चल जाएगा और रैंक ए बी भी पता चल जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और हम आगे के स्टेप्स करेंगे। अगर रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए बी तो हम यहीं पर लिख देंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। मान लिया कि हमारा रैंक ए इक्वल रैंक ए बी आया, तो इसमें भी हमारे पास दो केसेस होंगे। केस 1, अगर रैंक ए इक्वल रैंक ए बी इक्वल नंबर ऑफ अननोन्स हमारे आ जाते हैं, जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, तो इस केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, और अगर रैंक ए इक्वल रैंक ए बी, ये हमारी वैल्यू अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन होती है तो उस केस में क्या करते हैं हम, रैंक ए को अगर आर से नोटेशन देते हैं रैंक ए और रैंक ए बी को, तो उस केस में हम n माइनस आर वेरिएबल्स को खुद वैल्यूज देते हैं और बाकी वैल्यूज जो हैं उस वेरिएबल के टर्म्स में हमारी निकलती हैं। तो वर्किंग रूल को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस चीज को। ओके, मेरा मतलब है एक न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर इस वर्किंग रूल को अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकालने की और चेक करने की कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसकी कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं, दिख रहा होगा। कांस्टेंट टर्म जो हमारा है वो 0 नहीं है, इसमें सारे कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है। तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है
का कलेक्शन है, सेट है, और हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, शो करना है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले दिए हुए इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ए एक्स इक्वल, यहाँ पे कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के जो है वो हमारे हैं 1 1 1। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 3 1 -2, और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं 2 4 7। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स। इक्वल हमारा है कांस्टेंट टर्म -3 -2 7 इक्वल कैपिटल बी। तो ये मैट्रिक्स नोटेशन हो गया। अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो होगा वो हमारा कैसे बनेगा, सारे ये पूरे मैट्रिक्स ए को हम लिखेंगे 1 1 1 3 1 -2 2 4 7, और फिर इसके बाद हम ये जो बी वाला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, इसकी एंट्री यहाँ कर देंगे -3 -2 7, और दोनों को सेपरेट देखने के लिए कि ए और बी मैट्रिक्स कौन कौन से, ये हम लोगों ने एक लाइन खींच दी। ओके, इस लाइन का मकसद बस इतना ही है कि हमें पता हो कि हाँ मैट्रिक्स इधर लाइन के इधर की तरफ हमारा मैट्रिक्स ए है और इधर की तरफ हमारा मैट्रिक्स बी है। बाकी जो हम इचेलॉन फॉर्म में चेंज करने का प्रोसेस है वो इस लाइन को ध्यान में नहीं रखकर नॉर्मली ही करेंगे जैसे हम लोग करते आए रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। तो अब इसे हमें चेंज करना है ई रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इचेलॉन फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट 1 ऑलरेडी है, और उस 1 की हेल्प से हम इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो करेंगे यूजिंग दैट रो ट्रांसफॉर्मेशन। R2 रिप्लेस्ड विथ R2 - 3R1 एंड R3 रिप्लेस्ड विथ R3 - 2R1। इचेलॉन फॉर्म के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे इचेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं किसी मैट्रिक्स को। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 1 1 1 -3। रो 1 वैसे ही रहेगा क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। सेकंड रो कुछ हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद इस तरह से हो जाएगा, और थर्ड रो 0 2 5 13। ओके, नॉर्मली जैसे हम ई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे वैसे ही लगाना है, इसको इग्नोर करके, इसको बिना ध्यान में दिए हुए। नेक्स्ट अब हमारा ये एलिमेंट 0 जैसे ही हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं और इस एलिमेंट की हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट को 0 करते हैं। ठीक, तो ये -2 है, इसको यहाँ ले जाकर रो 3 में ऐड अगर हम कर देते हैं, रो 3 में रो 2 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा हम क्या करते हैं, डायगनली चलते हैं और डायगनल एलिमेंट की हेल्प से उसके नीचे 0 बनाते चलते हैं इचेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो ये 1 की हेल्प से इसके नीचे 0 हो गए। नेक्स्ट डायगनली आए -2 पे, इसकी हेल्प से इसको 0 करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा 1 1 1 -3। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स मिलेगा 0 -2 -5 7 एंड 0 0 0 20। ओके, तो ये कुछ इस तरह से रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे हमें मिला। ये हम देख रहे हैं कि हमारा इचेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ओके, तो ये हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो हमारा है ये मैट्रिक्स ए को इचेलॉन फॉर्म में दिखाता है, और रैंक निकालने के लिए इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, यानी रैंक ए इक्वल 2, क्योंकि ये हमारा जो इस लाइन के इस तरफ था वो मैट्रिक्स ए था और उसको इचेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब रैंक ए बी के लिए हमें इस पूरे मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा। तो इस पूरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे जो है 0 है, 3 है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी रैंक ए बी इक्वल 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए बी, यानी जो दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड की कोई ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है जो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये होमोजेनियस इक्वेशंस का एक सेट दिया हुआ है। 4 होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें इसे सॉल्व करना है अगर ये कंसिस्टेंट है, यानी सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ अगर इन दिए हुए इक्वेशंस को लिखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ax इक्वल 1 2 -1 3 -1 2 2 -2 3 1 -1 1। ओके, ये हो गया मैट्रिक्स ए। अननोन्स है हमारे एक्स वाई जेड, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं 3 1 2 -1, तो उसको लिखेंगे 3 1 2 -1। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स बी। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कैसे बनेगा हमारा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनेगा जब मैट्रिक्स ए
और इस मैट्रिक्स बी को एक साथ हम लिखेंगे, यानी 1 2 -1 3 3 -1 2 1 2 -2 3 2 एंड लास्ट रो 1 -1 1 -1। इसे इस लाइन से सेपरेट कर दिया हम लोगों ने ए और बी मैट्रिक्स को। अब इस मैट्रिक्स ए बी को हम चेंज करते हैं इशेलॉन फॉर्म में बाय यूजिंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये 1 है तो इस 1 की हेल्प से इन एलिमेंट्स को हम 0 करेंगे यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। R2 रिप्लेस्ड विथ R2 - 3R1, R3 रिप्लेस्ड विथ R3 - 2R1, R4 रिप्लेस्ड विथ R4 - R1। और ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे हमें मिलेगा मैट्रिक्स 1 2 -1 3 0 -7 5 -8 0 -6 5 -4 0 -3 2 -4। ओके, अब क्या करना है, अब हमें इस एलिमेंट यहाँ पर 1 की एंट्री करनी है ताकि उस 1 की हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। R2 को जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमारे पास ये 7 हो जाएगा, ये -5 और ये 8, और उसके बाद फिर R3 को ले जाकर ऐड कर देंगे। यानी R2 को हम पहले तो -R2 से रिप्लेस करेंगे और फिर उसमें R3 को ले जाकर ऐड करेंगे। तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 -6 5 -4 0 -3 2 -4। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारा 1 हो गया, और इस 1 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना सकते हैं यूजिंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ हमें मिलेगा इस तरह से। ई रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाना होगा, R3 रिप्लेस्ड विथ R3 प्लस 6R2, R4 रिप्लेस्ड विथ R4 प्लस 3R2। ओके, तो यहाँ पर इसमें 6 मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे और फिर 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे। तो इसको करने पे हमें, इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने पे हमें मिलेगा जो मैट्रिक्स वो होगा 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 5 20 0 0 2 8। ओके, तो ये 1 हुआ, इसके नीचे सारे 0, ये 1 हुआ, इसके नीचे सारे 0। अब ये देखते हैं हम लोग, ये रो 2 रो 3 और रो 4 जो है वो कुछ इस तरह के हैं कि एक रो हम 0 बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, रो 3 को रिप्लेस कर सकते हैं 1/5 रो 3 से, और रो 4 को रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 रो 4 से। तो ऐसा करने पे जो हमारा मैट्रिक्स है कुछ चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में, 0 0 1 4 0 0 1 4। यानी रो 3 और रो 4 हमारे एग्जैक्टली सेम हो गए। तो अगर हम रो 4 को रिप्लेस करते हैं रो 4 माइनस रो 3 से, तो हमारा जो लास्ट रो है वो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उस केस में वो होगा 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0, जो कि अब इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो जो मैट्रिक्स ए बी है हमारा, मैट्रिक्स ए बी हमारे इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। रैंक ए जो है हमारा वो इस पार्ट से मिलेगा। रैंक ए हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे 3 है, यानी रैंक ए हमारा 3 है। और पूरे मैट्रिक्स को जब हम देखते हैं तो रैंक मैट्रिक्स ए बी जो हमारा निकलता है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इस पूरे मैट्रिक्स में हमारे 3 है, यानी 3। तो हम देखते हैं कि रैंक ए इक्वल रैंक ए बी हमारा मिल गया है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस केस में। और नंबर ऑफ अननोन्स जो हमारे हैं वो भी क्या है, वो भी 3 है। एक्स वाई जेड थे तो 3 है, तो यानी केस 1 है, यानी इस केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में एक्स वाई जेड की यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगी जो दिए हुए तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगी। यानी एक्स वाई जेड की एक तीनों की एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू एक ही मिलेगी जो दिए हुए सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब उन वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा मैट्रिक्स ए जो है उसका इशेलॉन फॉर्म में है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा ए एक्स इक्वल बी इक्वेशन था उसमें अब मैट्रिक्स ए की जगह हम ये रखेंगे, मैट्रिक्स बी की जगह ये रखेंगे, क्योंकि जो जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हम लोगों ने ए में किए हैं वही चेंजेस हम लोगों ने बी में किए हैं। तो इस इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो चेंजेस हम लोगों ने ए में किए हैं वही यहाँ पर राइट हैंड साइड बी पे भी किए हैं, मैट्रिक्स बी में। तो इक्वालिटी हमारी चेंज, इक्वालिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे,
1 2 -1 0 1 0 0 0 1 0 0 0। x हमारा था x y z और b जो हमारा है वो है 3 4 4 0। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें कुछ मिलेगी वैल्यू कुछ इस तरह से। सॉल्व करने पे ये पहला वाला रो जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा कॉलम से तो मिलेगा x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल 3। ओके, उसके बाद ये जो सेकंड रो है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल हम लोगों को मिलेगा यहाँ से इक्वल 4। और ये जो थर्ड वाला रो है ये जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो z इक्वल भी हमारा क्या मिलेगा, ये 4। ओके, और ये y z की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे हम लोग तो हमें कुछ मिलेगा x प्लस 2 इंटू 4 यानी 8 माइनस 4 इक्वल 3, यानी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 माइनस 4 यानी -1। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा x इक्वल -1, y इक्वल 4, z इक्वल 4। आपका आंसर सही है या नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो चारों इक्वेशंस आपको दिए हुए थे स्टार्टिंग में उसमें इन वैल्यूज को रख कर देख सकते हैं। ये वैल्यूज अगर चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है यानी आपका जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है ये कांस्टेंट टर्म हमें इक्वालिटी के इस तरफ रखना है, यानी ये इक्वेशन जो है हमारा वो उसे कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक, ये इक्वेशन में भी -30 इधर है उसको हमें कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के दूसरी तरफ करना है, यानी ये हमारा हो गया कुछ इस तरह से। तो दिए हुए मैट्रिक्स दिए हुए इक्वेशंस को मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 1 2 3 1 4 7 x y z इक्वल 6 14 30 और ये हमारा है कॉलम मैट्रिक्स बी। ओके, सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा दिया हुआ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाने का तरीका है कि पहले मैट्रिक्स ए लिख देंगे हम लोग और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स जो बी है उसकी एंट्री करेंगे। दोनों को सेपरेट करने के लिए ये एक लाइन हम लोगों ने खींच दी। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसे एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। इस 1 की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन R2 रिप्लेस्ड विथ R2 माइनस R1, R3 रिप्लेस्ड विथ R3 माइनस R1। तो ऐसा करने पे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 1 1 1 6 0 1 2 8 0 3 6 24। ओके, अब इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, इस 3 को यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन R3 रिप्लेस्ड विथ R3 माइनस 3R2। ये करने पे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 1 1 1 6 0 1 2 8 0 0 0 0। ओके, तो ये देखते हैं हम कि ये हमारा पूरा जो रो है लास्ट रो वो 0 हो गया और ये एशेलॉन फॉर्म में भी चेंज हो चुका है। रैंक ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस स्टैंडिंग लाइन के इधर का पोर्शन जो है वो मैट्रिक्स ए है जो एशेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है और रैंक ए इक्वल होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो कि है 2। और अगर रैंक ए भी निकालना है तो हमें पूरे मैट्रिक्स को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि पूरा मैट्रिक्स ये जो है वो मैट्रिक्स ए बी है और इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी 2 है, यानी रैंक ए बी इक्वल भी 2। तो सबसे पहले तो रैंक ए इक्वल रैंक ए बी हमारा है और दोनों इक्वल होने का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी दिया हुआ सिस्टम जो है इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये हम r मान लेते हैं रैंक को और नंबर ऑफ अननोन्स को n, तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 है, यानी r की वैल्यू n से कम है। ओके, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास 2 आई है हमारी, तो n माइनस r यानी 3 माइनस 2 इक्वल 1 वेरिएबल, यानी इन तीनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल को हमको खुद वैल्यू देनी पड़ेगी, तब बाकी 2 वेरिएबल्स उसी के टर्म में हमारे निकलेंगे। ओके, तो जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन था ax इक्वल b, उसमें हम क्या करेंगे, a की जगह ये वैल्यू पूरी पुट करेंगे, कैपिटल B की जगह ये वैल्यू, क्योंकि जो भी हम लोगों ने चेंजेस a में किए हैं उसी ठीक सेम वही चेंजेस कैपिटल B में किए हैं, तो ये इस इक्वेशन की इक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम a की जगह इसको लिख सकते हैं और कैपिटल B की जगह इसको लिख सकते हैं। r वेरिएबल, एक वेरिएबल को हमको खुद वैल्यू देनी पड़ेगी, x y z में से किसी एक वेरिएबल को हमें खुद कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो बाकी 2 वेरिएबल्स की होगी वो भी उस पर डिपेंड करेगी और इस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सबसे पहले a और b की जो वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा कुछ 1 1 1 0 1 2 0 0 0
इशेलॉन फॉर्म में चेंज करने पे हमारी ये वैल्यू ए की आई थी, फिर एक्स वाई जेड, और बी की वैल्यू हमारी चेंज होने पे आई थी 680। ओके, अब ये फर्स्ट वाला रो जब मल्टीप्लाई होता है इस कॉलम से तो मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 6, और इस रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से तो y प्लस जेड इक्वल्स 8। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल 8 माइनस जेड, और यहां से लिख सकते हैं x इक्वल 6 माइनस वाई माइनस जेड। हमें पता है कि हमें एक वेरिएबल को खुद वैल्यू देनी है, तो वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ऐसे किसी वेरिएबल को देंगे जिससे बाकी दो वेरिएबल्स आसानी से निकल जाए। इस इक्वेशन में हम y को भी वैल्यू अपने हिसाब से दे सकते थे और z की या z की भी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते थे। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं z इक्वल c, जहां पर c कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे ही हम z की वैल्यू c देंगे तो इक्वेशन 2 से y की वैल्यू हो गई हमारी 8 माइनस c, और इक्वेशन 1 से हो गया x इक्वल 6 माइनस 8 माइनस c माइनस c, यानी हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमें मिलेगी x की वैल्यू c माइनस 2। ओके, ये हमारा हो गया 6 माइनस 8 माइनस c, सॉरी यहाँ पर ये y और ये 2 मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पर 2z था हमारे पास। ठीक, तो y 8 माइनस 2z है ये हमारे पास। ओके, तो ये जब वैल्यू हम रखेंगे तो 8 माइनस 2c, यहाँ भी वैल्यू 2c हो जाएगी, और सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी हमारी c माइनस 2। यानी जो हमारा सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, x इक्वल c माइनस 2, y इक्वल 8 माइनस 2c एंड z इक्वल c। ठीक, तो क्योंकि c की कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं, तो हर c की वैल्यू के लिए हमें y z की भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी, यानी हमें इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ x y z मिलेंगी, जो कि दिए हुए तीनों इक्वेशंस को, जो हमारे दिए हुए तीनों इक्वेशंस हैं उनको एक साथ सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो आप x y z की कोई वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए c की वैल्यू हम लोगों ने 1 ले ली, तो x इक्वल हमारा हो जाएगा -1, y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2 यानी 6, एंड z की वैल्यू हमारी हो गई 1। तो आप चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो है हमारी वो दिए हुए तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी। इसी तरह आप c की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग y z की वैल्यू मिलेगी, और एक कलेक्शन मिलेगा x y z की वैल्यूज का, जो तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। और क्योंकि c कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो इस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं।